हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफ फॉर फाइनेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के पार्ट 2 की। पिछले वीडियो में हमने बात किया बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के 30 पॉइंट के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके आगे के बारे में। तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो ये रहा, आप जाकर के इसको देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पार्ट 2 जो है वो आगे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था पार्ट 1 को, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए एक करके सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो हम कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 30 नंबर तक हमने कवर किया था, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल क्या होता है इसको क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सब जितने भी पॉइंट है, और बाकी ये जो है वो 57 तक पॉइंट को क्लियर करेंगे, जिसमें से है शॉर्ट सेल, शेयर ऑक्शन, स्टॉप लॉस, सर्किट ब्रेकर, ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट गैप, रिंग ट्रेडिंग, ब्लॉक डील, टाइप ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, बिड एंड आस्क स्प्रेड, इंडाइस, मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, प्रमोटर प्लेजिंग शेयर, लॉट साइज, आईपीओ एंड ओएफएस, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, बुक वैल्यू, मर्चेंट बैंकर, प्राइस बैंड, बुक बिल्डिंग इशू, प्रोस्पेक्टस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, अंडरराइटर, लिस्टिंग ऑफ आईपीओ, एंड लास्ट वन है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये जितने भी पॉइंट हमारे रह गए हैं पार्ट 1 में, उसको हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 जाकर के देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तब आपको जो है वो पूरे सिलसिलेवार ढंग से समझ में आएगा और आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं इसके 30 पॉइंट से, ठीक है। तो एक बार फिर से 30 नंबर का जो पॉइंट कल हमने बताया था उसको एक बार कवर कर लेते हैं फिर से। बेरिश एंड बुलिश कैंडल, कल मैंने बताया था बेरिश एंड बुलिश कैंडल क्या होता है, एक बार मैं आपको ले चलता हूं चार्ट पे, वहां पे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बुलिश कैंडल जो होता है वो आपको ग्रीन लगता है, दिखता है, और जो बेरिश कैंडल होता है वो आपका रेड रहता है। बुलिश कैंडल का क्या है, ये आपका जो है वो लोअर में खुलता है और अपर जाकर के बंद होता है, यानी कि अगर ये 5 रुपए पे खुला तो 6 रुपए पे जाकर के बंद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर डायरेक्शन में, आप देखिए इसका, अगर मैं जो है वो 21 जनवरी का जो 2 बजे का ग्राफ है उसको मैं पकड़े हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए ओपन हुआ कितने पे, ओपन हुआ ये निफ्टी 50 का ग्राफ है, तो देखिए 23,523.95 पे हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लोज कितने हुआ, 23,567.20। तो देख सकते हो अपर डायरेक्शन में बंद हुआ, इसलिए ये आपका जो ग्रीन है। लेकिन अगला जैसे ही अगला आया ये 2/15 का, देखिए कितना बड़ा आपका जो है वो बेरिश कैंडल है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा जो है रेड कैंडल है। इसका जो ओपन हुआ था वो 23,567.10 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ 23,447.60। देखिए 23,447 हो गया गिर करके, और ओपन हुआ था 23,567। तो इसीलिए ये जो है वो बेरिश कैंडल है। तब आपको क्लियर हो गया, बुलिश कैंडल आपका ग्रीन रखता है और बेरिश कैंडल आपका जो है वो रेड रहता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम अगला बात करते हैं जो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या होता है, तो इसको एक बार ध्यान से समझिए। इट इज द ट्रेड वेयर अ ट्रेड सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर। शॉर्ट सेल इज प्रिफर्ड फॉर द ट्रेडर्स इफ दे आर बेरिश अबाउट द मार्केट। अब चलते हैं एक बार मार्केट पे चलते हैं, फिर यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। अब हम इस चार्ट को एक बार चेंज कर देते हैं, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। एक मिनट, टाटा मोटर्स के चार्ट में जाते हैं। तो चलिए टाटा मोटर्स के चार्ट में हम यहाँ पे आ गए। अब हम मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का चार्ट हमें नजर आ रहा है कि ये आने वाले समय में ये गिर जाएगा। तो हम गिरते हुए मार्केट से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसका जो उदाहरण है वो है शॉर्ट सेलिंग। यानी कि सबसे पहले जो है हम बेच देंगे, उसके बाद शाम को खरीद लेंगे। तो ये इंट्राडे में काम आता है, जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें काम आता है। कैसे, तो अब आप कहोगे कि हमारे पास तो इसका शेयर ही नहीं है, तो हम पहले बेचेंगे कैसे और उसके बाद में खरीदेंगे कैसे। तो आपके पास इसका शेयर नहीं है, लेकिन जो ब्रोकरेज से आप जुड़े हुए हो, चाहे एंजल वन से हो चाहे जीरोधा से हो, उसके पास तो है इसका शेयर। तो वो आपको ट्रेडिंग में ये प्रेफरेंस देता है कि आप इसको चाहे तो पहले बेच सकते हो ट्रेडिंग में, बाद में खरीद करके उसको लौटा सकते हो, लेकिन उसी दिन के अंदर आपको, जब मार्केट बंद होगा 3:30 में, तो उससे पहले आपको लौटाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अभी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं मार्केट जो है वो अभी इसका ओपन हुआ है 1,002 रुपए पे और क्लोज हुआ 985 रुपया 85 पैसे पे। तो यहां से नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बेच देंगे 1,002 रुपये पे बेच देंगे, और जैसे ही मार्केट गिरेगा और ज्यादा नीचे आएगा, या फिर आपका 940 आएगा, 930 आएगा, जितना पर भी आएगा, उसी दिन, ऐसा नहीं कि अगले दिन, उसी दिन हम जो है वो खरीद करके वापस से ब्रोकरेज को लौटा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम पहले इसको बेच रहे हैं, उसके बाद हम इसको खरीद करके वापस जो ब्रोकर है उसको लौटा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, यानी पहले आप शॉर्ट हो जा रहे हो, बाद में उसको खरीद करके ब्रोकर को लौटा दे रहे हो, तो दोनों हो गया बराबर। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग ज्यादातर जो है वो ट्रेडर करते हैं इंट्राडे में, और वही करते हैं। और ट्रेडिंग करने का एक तरीका है, जब गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाया जाता है। जो बेरिश होता है वो ज्यादातर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसके बाद इससे पैसा जनरेट करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो 32 नंबर का पॉइंट है शेयर ऑक्शन। ऑक्शन से आपको समझ में आ गया होगा, उसका जो है नीलामी हो रही है। तो देखिए, if a person does not short sell and does not acquire of its position then its share are auction, broker participate in the auction। देखिए, अब मान लेते हैं कि आपने शेयर जो है वो शॉर्ट सेल कर दिया, यानी कि शेयर आपने पहले बेच दिया। मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर है, आपने उसको जो है वो 1,000 रुपया में आपको बेच दिया, ठीक है, 500 शेयर बेच दिया, लेकिन 3:30 तक आपने इसको खरीदा ही नहीं, ब्रोकर को दिया ही नहीं खरीद करके वापस, क्योंकि लौटाना भी है। तब ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर आपके शेयर को जो है वो आपको ऑक्शन करेगा, ठीक है।
3:30 से 4 के बीच में जो ब्रोकर जहां पे खरीद बिक्री करता है वहां पे आपके शेयर का ऑक्शन होगा और जो भी प्राइस रहे उस प्राइस में खरीद करके आपका स्क्वायर ऑफ करेगा, यानी कि जो आपने पोजीशन बनाया है, जो आपने शॉर्ट सेल किया है 500 शेयर, उसको स्क्वायर ऑफ करके क्लियर करेगा। ठीक है, और एनी लॉस अराइज ड्यू टू सच ट्रांजैक्शन विल बी बोर्न बाय द शॉर्ट सेलर एंड एनी प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यानी कि अगर इससे ब्रोकर को लॉस होगा तो वो लॉस आपको चुकाना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर ऑफ करने में प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो सेबी चलाती है उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है शेयर ऑक्शन जो 3:30 से 4 के बीच में करते हैं, ब्रोकर करते हैं, जब आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो अपनी पोजीशन को। ठीक है, अब अगला पॉइंट है स्टॉप लॉस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके जो ट्रेडिंग करता है उसके लिए। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? लॉस को स्टॉप करना। तो इसका यही काम है, लॉस को जो है वो स्टॉप करता है। मान लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, एक बार देखिए। हाँ, मान लेते हैं कि आपने इस शेयर को खरीदा यहाँ पे जाकर के 1002 पे जाकर के खरीदा, और आपने जैसे ही खरीदा इसको, ये 5 मिनट के अंदर जो है वो 1000 रुपया से 500 रुपया आ गया, तो आपको तो सीधा सीधी 500 रुपया का लॉस हो गया। तब इस केस में कैसा बचा जाए? तो इस केस में बचा जा सकता है स्टॉप लॉस लगा करके। यानी जैसे ही आपने इसको खरीदा उसके बाद आप इसको जो है स्टॉप लॉस लगा करके सेल पोजीशन में डाल दीजिए। तो जैसे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, मान लेते हैं कि आप 100 रुपया का स्टॉप लॉस लगाते हो, यानी कि 1000 रुपया में खरीदा है, तो अगर ये 900 रुपये का है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बिक जाए, तो आपको जो है वो 100 रुपया का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो ये 1000 रुपया से डायरेक्ट जो 500 रुपया पे गिर रहा है बहुत ही स्पीड में गिरता है, क्योंकि इसका जो होता है वो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, तो बहुत स्पीड में गिरता है, तो डायरेक्ट आपको जो है वो 500 रुपया का नुकसान हो जाएगा। तो इसी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस आया। स्टॉप लॉस आप अगर 900 पे सेट कर देते हो तो जैसे ही प्राइस इसका 900 हिट करता है वैसे ही आपका जो शेयर है वो बिक जाएगा, तो आपको जो नुकसान होगा वो आपको मात्र जो होगा वो 100 रुपया का नुकसान होगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस होता है वो नुकसान से बचाने के लिए इन्वेस्टर को, ट्रेडर को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए स्टॉप लॉस जो होता है वो 3 तरह के होता है। पहला जो है स्टॉप लॉस मार्केट, यानी मार्केट के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस चलेगा। पहला क्या होगा, जिसमें यहाँ पे 3 तरह के हैं। सिचुएशन 1 में अगर बात करें तो 100 रुपया में खरीदा और 99 रुपया का स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि 99 रुपया जैसे हिट किया ये आपका बिक जाएगा। दूसरा कंडीशन है 100 रुपया का खरीदा और आपने जो होगा 99.5 लग दिया। ठीक है, सिचुएशन 2 में, तो इसमें क्या होगा, 99 पे आपका जाकर के ये इनिशिएट होगा, लेकिन यहाँ पे आपका बिकेगा नहीं। बिकेगा कब? 99.5 प्राइस आएगा वहां पे जाकर के बिकेगा। तीसरा हो गया कि आपने 100 रुपया पे लिखा और 99 रुपया पे आपने जो है वो सेट कर दिया स्टॉप लॉस, लेकिन आपने जो बेचने का कहा है वो 98.5 पे बिक जाए, तो जैसे ही ये 99 पे जाएगा यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी बिकेगा नहीं, बिकेगा 98.5 पे जाकर के। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। पहला हो गया आइडियल कंडीशन, दूसरा बात करते हैं तो ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड जो मैंने बताया, और तीसरा हो गया ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड 98.5। ठीक है, दूसरा अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, यानी कि लिमिट ऑर्डर पे भी स्टॉप लॉस लगता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके सिचुएशन 1 आइडियल कंडीशन, तो ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड 95 एंड गेट्स एग्जीक्यूटेड एट 92। यानी देखिए अगर आपने इसको जो है वो बाय प्राइस 100 रुपया रखा, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये मुझे ज्यादा लॉस ना दे, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, बाय प्राइस 100 रुपया रखा और आपने स्टॉप लॉस को जो ट्रिगर प्राइस रखा वो 95 रखा और स्टॉप लॉस आपने रखा 92। तो जैसे ही 95 पे जाएगा यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन बिकेगा नहीं, यहाँ पे बस ट्रिगर हो रहा है। बिकेगा कब? बिकेगा जब ये 92 पे हिट करेगा, और जैसे 92 पे हिट करेगा ये यहाँ पे सीधा सीधे आपका जो है वो बिक जाएगा। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा अपर डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस कंडीशन में जितने भी ट्रेडर या चाहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करे जल्दी, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो करते हैं कि ट्रिगर पॉइंट को 95 रखते हैं, लेकिन बात करें तो द प्राइस मूव्स 92.10 एंड द नेक्स्ट माइक्रो सेकंड गोज 91.10 thus doesn't get executed. This can be risky situation if the market cash within the second। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिगर प्राइस तो 95 ही रखा जाता है, लेकिन इसका जो है वो स्टॉप लॉस रखा जाता है 92.1, लेकिन 91.1 अगर ये मिली सेकंड के लिए जाए तब ये ट्रिगर नहीं होगा, अगर ये ज्यादा देर के लिए जाए तब ये ट्रिगर होगा। ये हो गया मार्केट कंडीशन 2। ठीक है, अब अगला पॉइंट बात करते हैं सर्किट फिल्टर एंड ब्रेकर। इसको सर्किट फिल्टर बोल लो या ब्रेकर बोल लो, बात एक ही है। देखिए सर्किट फिल्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि ये आपने देख लिया ये शेयर है, ऐसे ऐसे आपका ये मूव कर रहा है, तो एक दिन में ये बहुत ज्यादा ना ऊपर चला जाए या बहुत ज्यादा क्रैश ना हो जाए, तो इसके लिए स्टॉक में एक फिल्टर होता है कि इसके ऊपर जाएगा तो उस दिन के लिए ये आधे घंटे के लिए या फिर 2 बार अगर ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट टच कर गया तो उस दिन के लिए वो उसमें ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगा, ना आप उसको खरीद सकते हो ना आप उसको बेच सकते हो। तो इसी को बोलते हैं सर्किट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, इसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं इसका प्राइस जो है वो 100 रुपया पे आपने खरीदा और ये जो अपर डायरेक्शन में जा रहा है लोअर डायरेक्शन में जा रहा है, अपर लोअर, तो इसका जो सर्किट जो है इसका 120 रुपया है अपर डायरेक्शन में और लोअर डायरेक्शन में 80 है, यानी कि 20% का अपर डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन में मार्जिन है। तो जैसे ही ये 120 को टच करेगा, इसके ऊपर जाएगा, ये तुरंत जो होगा यहाँ पे इसका जो ट्रेडिंग होना वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होगा 20% से भी ज्यादा इसका वोलेटिलिटी है, जो कि मार्केट में चाहते हैं कि इतना ज्यादा भी अपर डायरेक्शन में जाए। और सेम कंडीशन अप्लाई होता है नीचे वाले डायरेक्शन में, अगर ये 80 को टच करता है और उसके नीचे जाना चाहता है तो 80 पे जाकर के ये मार्केट में इसका जो है ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया पे खरीदा और 20 रुपया का लॉस हो रहा है, लगभग 20% का लॉस हो जा रहा है। तो एक दिन में ट्रेडर को या फिर रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए ज्यादातर लॉस से, इसलिए ये सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं सर्किट ब्रेकर यहाँ पे
आप एक बार देख लो सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट ये पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो यूसी और एलसी यहाँ पे दिखा, अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टाटा मोटर्स का शेयर है, देखिए यूसी और एलसी, ये इसका सर्किट ब्रेकर है। अगर अभी का इसके प्राइस की बात करूं, आज के दिन ओपन जो हुआ था वो 979 रुपये पे ओपन हुआ था। और अगर हम बात करते हैं इसके हाई और लो, तो हाई और लो देखिए ये गया 980 रुपये 90 पैसा हाई गया, 958 रुपये 10 पैसा इसका लो गया। तो इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये है। अगर ये 1076.05 रुपये को टच कर जाता तो आज के दिन इसका जो है ट्रेडिंग बंद हो जाता। और अगर लोअर डायरेक्शन में 880 रुपये 45 पैसा भी टच कर जाता तो आज के दिन इसका जो है वो ट्रेडिंग बंद हो जाता। सबसे पहले अगर टच करता है तो वो आधे घंटे के लिए बंद होता है। उसके बाद दूसरी बार भी अगर ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट टच कर जाता है तो उस दिन के लिए, उस वर्किंग डे के लिए इसका ट्रेडिंग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो इसका काम होता है रिटेल इन्वेस्टरों को ज्यादातर लॉस से बचाना, क्योंकि ज्यादातर हैवी लॉस ना हो जाए रिटेल इन्वेस्टरों को, ज्यादातर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए बचाने का काम आता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ये ज्यादातर जो होता है वो जब ट्रेडिंग करते हैं उसमें काम आता है कि कौन से साइड में ट्रेंड जा रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने के बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। प्राइस नेवर लाइज, यस बैंक, सन फार्मा इसका एग्जांपल है। प्राइस अगर गिरता जा रहा है यानी कि कंपनी में कोई ना कोई तो दिक्कत जरूर है, तभी इसका प्राइस गिर रहा है। और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, ये आप इसका प्राइस देख करके बता सकते हैं। ट्रेड सिग्नल, ट्रेड देने का सिग्नल बताता है इससे जो ट्रेडिंग करते हैं। डन क्विकली एंड इजिली, इससे क्या पता चल जाता है, आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट कैसा चल रहा है और जो स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ट्रेंड एनालिसिस का पता चलता है। डिफाइन लेवल एंड इजिली हो जाता है। और सुटेबल टू एनी इंस्ट्रूमेंट और मार्केट, यानी कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है अपर ट्रेंड और दूसरा होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड। तो मेनली जो ट्रेडिंग होता है वो दो तरह के ट्रेंड में होता है, एक अपर ट्रेंड में और दूसरा डाउनवर्ड ट्रेंड में। अपर ट्रेंड में लो में खरीदते हैं और हाई पे बेचते हैं, और डाउनवर्ड ट्रेंड में हाई पे बेचते हैं और लो पे खरीद लेते हैं, जिसको शॉर्ट सेलिंग आपने जो पिछले बार पढ़ा वही है। ठीक है, और डाउनवर्ड ट्रेंड में कोई ट्रेडिंग नहीं होता, क्योंकि मार्केट जो है वो एक प्रिसाइज जो वैल्यू है वहीं पे आपका ऑसिलेट करती रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो मेनली जो ट्रेडिंग होता है वो अपर ट्रेंड में होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है। मैं आपको ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे आपका ट्रेंड दिखता है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर मैं इसको 15 मिनट की जगह पे इसको मैं 5 मिनट की कर देता हूं तो 5 मिनट में मुझे ट्रेंड दिखना आसान हो जाएगा। अब देखिए एक बार आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं आपको लाइन से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है वो देख सकते हो डायरेक्टली नीचे जा रहा है। ये कौन सा ट्रेंड हुआ, ये डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ। लेकिन फिर से यहाँ एक बुलिश कैंडल बना, और बुलिश कैंडल बना ये आपका देखिए जो है वो अपर डायरेक्शन में चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए ये कौन सा ट्रेंड हुआ, ये अपर ट्रेंड हुआ, क्योंकि इसमें देख सकते हो लगातार जो है वो अपर डायरेक्शन में बुलिश कैंडल बनते जा रहे हैं और लगातार जो है वो अपर ट्रेंड जाता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो लगातार इसके जो है वो बेरिश कैंडल बनते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पे देख सकते हो ये लगातार बेरिश कैंडल बनते जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया एक डाउनवर्ड ट्रेंड। लेकिन इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगातार जो है वो आपके बुलिश कैंडल बनते जा रहे हैं, तो ये आपका अपर ट्रेंड हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड। अपर ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड यही होता है। अगर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये अपर ट्रेंड कहलाता है, और मार्केट का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड कहलाता है। अगर ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे अगर हम ट्रेंड को देखें निफ्टी 50 की, तो देखिए ट्रेंड कैसे ये फॉलो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डाउनवर्ड ट्रेंड था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपर ट्रेंड था। बाकी यहाँ से फिर एक छोटा सा डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, ये देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड। लेकिन फिर यहाँ से आपको देख सकते हो उसके बाद जो है वो अपर ट्रेंड हो गया। तो यही होता है अपर ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे अपर ट्रेंड डाउन। अब साइडवे ट्रेंड की बात करते हैं कि साइडवे ट्रेंड कहाँ है। तो साइडवे ट्रेंड जहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, एक ही जैसा ऑसिलेट करेगा। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट कहीं पे ये जो है वो देख सकते हैं। 1 मिनट देखता हूँ कि कहाँ ऑसिलेट कर रहा है मार्केट। साइडवे ट्रेंड, हाँ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा कि एक ही मार्केट जो है वो एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से देखिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 लाइन, एक ये लाइन हो गया और दूसरा लाइन अगर मैं बात करता हूँ तो ये लाइन देख सकते हो, दूसरा लाइन ये है। तो इस लाइन से ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना ही मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये जो बीच में फंस के रह गया है इसी को बोलते हैं साइडवे ट्रेंड। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडर, कोई भी जो जानकार ट्रेडर होता है वो कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ना तो मार्केट का ऊपर जा रहा है मार्केट, ना तो मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करता, इसको बोलते हैं साइडवे ट्रेड। यानी कि बहुत ही लिटिल फ्लक्चुएशन हो रहा है, देख सकते हो ऊपर नीचे बहुत कम जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइडवे ट्रेंड। तो आपका ये हो गया क्लियर, साइडवे ट्रेंड। ठीक है, अब चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मतलब है कि कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसका कितना वैल्यूएशन है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ शेयर विद द मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी कि मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का एक शेयर का वैल्यू अभी 1000 रुपया है और टाटा मोटर्स का जो टोटल शेयर है वो मान लेते हैं कि 100 है, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया वो 100 × 1000 कितना हो गया,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख हो गया। तो 1 लाख जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा मोटर्स का। इसका जो होता है कैलकुलेशन वो मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर है और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसका। तो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस 100 रुपया है और टोटल शेयर जो है वो इसका 1000 है। तो इस केस में आपका जो 1000 इंटू 100 इक्वल टू हो गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट कैप क्या होता है। ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पर हो गया। अगला हम बात करते हैं मार्केट कैप क्या होता है, लेकिन इसके पहले एक बार देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। यहाँ पे जाकर के तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मार्केट कैप टाटा मोटर्स का अभी का 3,52,624 करोड़ का इसका जो है वो मार्केट कैप है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है। तो देखिए मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप 3 तरह के होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप। आपने सुना होगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो मार्केट कैप के हिसाब से अलग अलग कंपनियों को अलग अलग तरीके में डिवाइड किया गया है 3 कंपनियों को। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है उसको बोलते हैं लार्ज कैप, यानी कि जिस भी कंपनी का 10,000 करोड़ से ज्यादा है उसको बोलेंगे लार्ज कैप। उसके बाद मिड कैप आता है। मिड कैप में जिसका 500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच में है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको बोलते हैं मिड कैप। और स्मॉल कैप बोलते हैं जिसका 500 करोड़ से कम का वैल्यूएशन है, उसको बोलेंगे मिड कैप, ये स्मॉल कैप। ठीक, वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिसाइड होता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे डिसाइड होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस ऑफ शेयर। तो उसी को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों को 3 चीज में बांटा गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा होता है उसको ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा कि ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करो ज्यादा सेफ रहता है। तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है, अच्छा खासा डिसेंट होता है, उसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी, क्योंकि उसके स्टॉक्स को जो मैनिपुलेट करना किसी भी ट्रेडर के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। इसलिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए उसको मैनिपुलेट करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इसमें जो बहुत सेफेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, जो जनरली होती है वो लार्ज कैप कंपनी होती है। अगर हम बात करें तो इसको भी कैलकुलेट उसी तरीके से किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट शेयर, मार्केट प्राइस जो होता है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप बोल लो या मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही बात है। अब हम आगे बात करते हैं रिंग ट्रेडिंग, जिसको सेबी जो है वो फ्रॉड कहती है और इसको जो है वो प्रोहिबिट करती है। यानी कि जो भी रिंग ट्रेडिंग करते हुए पकड़े जाते हैं उसको सेबी बैन करती है और उस पर पनिशमेंट भी लगाती है। तो रिंग ट्रेडिंग होता क्या है, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है रिंग ट्रेडिंग का। मान लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अपर डायरेक्शन में ले जाऊं ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। एक मिनट, हाँ ये देखिए रिंग ट्रेडिंग में क्या होता है। मान लेते हैं कोई ए सेलर है जो कि 10 रुपये में किसी को बेचता है, और वो किसी को मतलब किसी अपने आदमी को ही बेचता है वो शेयर। अब ये बी इसको जो खरीद लेता है 10 रुपये में, लेकिन ये 12 रुपये में बेच देता है। अब बी जो है वो अपने ही किसी आदमी को बेच रहा है, तो सी जो है वो 12 रुपये में खरीद के 14 रुपये में बेचेगा। अब डी जो है वो सी का आदमी है, तो ये जो डी है इसको 14 रुपये में खरीद के 16 रुपये में बेचेगा। अब ई जो है वो डी का आदमी है, तो ई इसको 16 रुपये में खरीद के 18 रुपये में वापस से ई को बेच देगा। तो यही शेयर है, ये शेयर कहीं ना बढ़ा ना कुछ घटा, ना इसका कंपनी के बारे में कोई न्यूज आया, ना कंपनी ने कोई अच्छा खासा रेवेन्यू किया। चूंकि इसमें एक आदमी दूसरे आदमी को बेच रहा है और ये आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से एक आदमी ने दूसरे आदमी को हायर दाम पे बेचा, दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को हायर दाम पे, और वापस से जब ये पहले आदमी के पास आता है तो ये अब जाकर के 18 रुपये का हो गया, जो कि पहले 10 रुपये का था। ठीक है, तो ये 10 रुपया से 18 रुपया जो बढ़ गया इसका शेयर का प्राइस, इससे और जो रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोगों को लगता है कि बहुत ही कम समय में ये जो है बहुत ज्यादा प्राइस इसका बढ़ रहा है, मतलब कि ये कंपनी में खरीदना हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 18 रुपये पे एंट्री लोगे, ये जो है वो टोटल का टोटल शेयर आपको बेच करके निकल जाएंगे अपना प्रॉफिट लेकर के, और आप वहां पे फंस के रह जाओगे, क्योंकि ये कंपनी के बारे में ना कोई न्यूज था, ना कंपनी ने कोई अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, जिसकी वजह से इसका 18 रुपये तक प्राइस जाना था। लेकिन चूंकि इसमें रिंग ट्रेडिंग हुआ, इसमें 4-5 लोग मिल गए और आपस में ही ट्रेडिंग करने लगे, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो मैनिपुलेट किया गया, इसको बढ़ा दिया गया, मैनिपुलेशन किया गया, जिसकी वजह से ये जो है वो रिंग ट्रेडिंग कहलाता है। रिंग ट्रेडिंग मतलब कि आपस में ही ट्रेड करना, और ये जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि सेबी इसको जो है वो बैन करके रखी है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको ट्रेडिंग से या स्टॉक मार्केट से बैन कर देती है, यहां तक कि उसके ऊपर जुर्माना भी लगाती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, रिंग ट्रेडिंग जो है वो गलत है, सेबी इसको बैन लगाती है। रिंग ट्रेडिंग करने में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको बाहर कर देती है। और रिंग ट्रेडिंग करने से क्या होता है, बहुत ही कम समय में किसी खराब स्टॉक का भी प्राइस जो है वो लगातार बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हायर प्राइस पे जाकर के, और वहां पे ये जो होता है वो अपना पैसा निकाल लेते हैं जो रिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इन्वेस्टर वहां पे फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पैसा जो होता है वो डूब जाता है। तो इसको बोलते हैं रिंग ट्रेडिंग। अब हम आगे बात करते हैं ब्लॉक डील एंड बल्क डील। आपने नाम सुना होगा कि किसी कंपनी में बहुत ज्यादा ब्लॉक डील हो रहा है, बहुत ज्यादा बल्क डील हो रहा है। तो ये होता क्या है, ये तो देखिए, ब्लॉक डील इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ मिनिमम ऑफ क्वांटिटी ऑफ 5 लाख शेयर और मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 करोड़ बिटवीन 2 पार्टी। तो ब्लॉक डील का मतलब होता है कि अगर 2 पार्टी है, मान लेते हैं पार्टी ए और पार्टी बी है, इन दोनों के बीच में जो शेयर का ट्रेडिंग हो रहा है वो 5 लाख शेयर का हो रहा है, या मिनिमम वैल्यू अगर बात करें 5 करोड़ का हो रहा है 2 पार्टी के बीच में, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डील, जो कि 2 पार्टी के बीच में हो रहा है। और अगर हम बल्क डील की बात करते हैं तो देखिए, बल्क डील इज अ ट्रेड वेयर टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर
bought or sold in more than 0.5% of the number of share of a listed company। बल्क डील का मतलब होता है कि कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर उसके टोटल शेयर का 0.5% से ज्यादा शेयर या तो खरीदा जा रहा है या तो बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बल्क डील। यानी कि 0.5% जो शेयर है किसी भी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, अगर खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है तो उसको बोलते हैं बल्क डील। फिर चाहे वो एक कंपनी खरीदे या 10 कंपनी खरीदे, चाहे एक कंपनी बेचे या 10 कंपनी बेचे, उसको बोलते हैं बल्क डील। तो ब्लॉक डील और बल्क डील में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इसके टाइप ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी के आधार पे ऑर्डर का क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी के आधार पे तो पहला टाइप है AON, ऑल और नन, और दूसरा अगर बात करते हैं तो MF, मिनिमम फिल। तीसरा अगर बात करते हैं तो DQ, डिस्क्लोज क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी टू सेल बट अदर पार्टी डज नॉट वांट टू नो। It is type of order which enable buyer seller to disclose any or part of total quantity order. This facility is generally used by the large investor। देखिए एक करके मैं सबको समझाता हूँ। AON, ऑल और नन, मान लेते हैं कि आप टाटा मोटर्स के 50 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपने 50 का बिड लगा दिया, तो अगर आपको 50 मिल रहा है तभी वो आपका शेयर एग्जीक्यूट होगा, आपका जो ऑर्डर प्लेस किया वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर 50 के 50 शेयर आपको मिल गए तो आप ये कह रहे हो कि ऑल और नन, यानी कि या तो 50 मिलने चाहिए या तो नहीं। अगर 50 नहीं मिल रहे हैं तो इसको कैंसिल कर दो। तो इसी को बोलते हैं ऑल और नन, यानी कि या तो मुझे 50 शेयर जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ वो 50 शेयर मुझे मिले तो ठीक है, वरना नहीं तो कैंसिल कर दो। दूसरा होता है MF, मिनिमम फिल। आप टाटा मोटर्स के मान लेते हैं 1000 शेयर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपने ऑर्डर टाइप जो है वो मिनिमम फिल है, तो आपसे पूछेगा कि मिनिमम कितना, तो मिनिमम मान लेते हैं आपने 500 डाल दिया। तो अगर टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो बेचने वाले 1000 शेयर नहीं बेच रहे, मान लेते हैं कि वो आप 500 शेयर ही बेच रहे हैं, तब भी उस कंडीशन में आपका ये जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम फिल जो 500 शेयर है वो कंडीशन पूरा हो रहा है। आपने टोटल जो है वो 1000 शेयर खरीदना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मार्केट में 1000 शेयर कोई बेचने वाला है नहीं, बेचने वाले टोटल जो है वो 500 शेयर है, तो आपने MF डाला, मिनिमम फिल 500, जिसमें से 500 शेयर जो बेचने वाला वो आप खरीद रहे हो, तो मिनिमम फिल वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें से 500 शेयर आपको मिल जाएगा और ये ऑर्डर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा जो है वो DQ, डिस्क्लोज क्वांटिटी। ये ज्यादातर बिग क्वांटिटी जो खरीदते हैं और बेचते हैं उनके लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो चाहे वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख इतने शेयर जो बेचते हैं उनके लिए। देखिए अगर कोई बहुत बड़ा बिड डाल देता है खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो उसका प्राइस जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मान लेते हैं कि आज कोई जो बायर है वो टाटा मोटर्स के 5 करोड़ शेयर खरीदना चाहता है, तो अगर 5 करोड़ का उसने बिड डाल दिया तो जो सेलर होंगे यानी कि जो बेच रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा प्राइस अपना कर देंगे, वो नहीं चाहेंगे कि इस प्राइस पे बेचे, क्योंकि खरीदने वाला जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, तो सेलर को लगेगा कि इतना ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है तो ये मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी अगर इसको बेचना चाह रही है 5 करोड़ शेयर, तो अगर इतना नंबर आपको दिखेगा कि 5 करोड़ शेयर बिक रहा है तो प्राइस अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि पैनिक हो जाएंगे, क्यों, अगर इतनी बड़ी अगर शेयर बिक रहा है तो मतलब कोई ना कोई दिक्कत है इसमें। इसीलिए इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए DQ लाया गया, डिस्क्लोज क्वांटिटी। कोई भी बायर या सेलर है वो पूरी क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर वो 5 करोड़ शेयर खरीदना या बेचना चाह रहा है तो वो अपना जो क्वांटिटी है वो 25,000 30,000 40,000 इतना डिस्क्लोज कर देगा, और जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा अगला ऑर्डर जो है वो प्लेस होता जाएगा इसका, ठीक है। तो ये लार्ज इन्वेस्टर के लिए लाया गया, और इसलिए लाया गया ताकि कोई भी मार्केट का जो स्टॉक्स है वो लार्ज जो क्वांटिटी है जो खरीदा या बेचा जाता है उसकी वजह से ना तो क्रैश कर जाए ना तो इन्फ्लेशन रूप से बहुत ज्यादा इसका बढ़ जाए, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्डर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला बात करते हैं 41 नंबर पे, बिड एंड आस्क स्प्रेड, ठीक है, यानी कि बिड और आस्क क्या होता है। द बिड आस्क स्प्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट बाइंग प्राइस एंड द बेस्ट सेलिंग प्राइस। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एंजल 1 पे लेके जाता हूं, वहां पे आपको अच्छे से समझाएगा कि बिड और आस्क क्या होता है। देखिए हम एंजल 1 पे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स का आ गया अभी। अब हम इसको बाय करना चाहते हैं और इसका मार्केट डेप्थ देख रहे हैं, तो अभी चूंकि मार्केट जो है वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता नजर आएगा। तो ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये है आपका जो है वो बिड है, और ये जो आपका रेड में दिख रहा है ये आपका जो है वो आस्क है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा यहाँ पे फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी चूंकि मार्केट बंद है इसलिए ये 0 0 दिख रहा है, तो इसको मार्केट डेप्थ बोल लीजिए या बिड एंड आस्क स्प्रेड बोल लीजिए। तो ये जो है वो ये खरीदने वाले अपना लगाते हैं यहाँ पे प्राइस दिखेगा, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगा, 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगा खरीदने वालों का, यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा खरीदने वालों को कि कितना पे खरीदना चाह रहे हैं, तो ये जो है वो अपना बिड लगा रहे हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है आस्क स्प्रेड, यहाँ पे जो है वो बेचने वालों का जो है वो सेल प्राइस दिखेगा और यहाँ पे बेचने वाले की क्वांटिटी दिखेगी कि ये इतने पर हम बेचना चाह रहे हैं, इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहे हैं, और खरीदने वालों को इतनी क्वांटिटी ये खरीदना चाह रहे हैं और इतने प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं। तो इसी मार्केट डेप्थ को ही बोलते हैं बिड एंड आस्क स्प्रेड। जैसे ही मार्केट ओपन होगा यहाँ पे फ्लक्चुएशन करता हुआ नजर आएगा, तो आपको यहाँ से क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि जो खरीदने वाले हैं वो कितने अमाउंट पे खरीदना चाह रहे हैं
और जो बेचने वाले हैं वो कितने अमाउंट पे बेचना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक वैल्यू को देख लेते, देखिए खरीदने वाला 961 रुपया 80 पैसे पे लगाया है, जो कि 390 क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे, और जैसे ही मार्केट ओपन होगा वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया, इसी को बोलते हैं बिड एंड आस्क स्प्रेड, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस मतलब कि मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले। तो देखिए मार्केट इंडाइसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक की बात करते हैं तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसको बोलते हैं सेंसेक्स, जो कि 30 कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता है। 30 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो बताता है सेंसेक्स, जो कि उसमें लार्ज कैप, जो सबसे ज्यादा लार्ज 30 कंपनियां उनका होता है। अगर टोटल कंपनी की बात करें तो 5000 से भी ज्यादा इसमें जो है वो रजिस्टर्ड है। और अगर हम दूसरा बात करते हैं तो वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें टोटल कंपनी की बात करते हैं तो 150 से भी ज्यादा, 1500 से भी ज्यादा कंपनी इसमें लिस्टेड है। और इसका जो है वो इंडाइसेस की बात करते हैं तो निफ्टी इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो है वो 50 कंपनी का है, इसलिए इसको निफ्टी 50 पे बोला जाता है। यानी कि ये जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली 50 कंपनियां जो इसमें लिस्टेड है, वो जैसा परफॉर्म कर रही है उसी के हिसाब से ये निफ्टी या निफ्टी 50 की बात कर ले, वो परफॉर्म करता है। तो इसी को बोलते हैं मार्केट इंडाइसेस। हम बीएससी में बोलेंगे सेंसेक्स और दूसरा एनएससी के बोले तो निफ्टी 50 या निफ्टी होता है, ठीक है। अब चलिए हम दोनों के बारे में एक करके समझ लेते हैं। तो निफ्टी की मैंने आपको बताया कि आपका एनएससी को डिनोट करता है, ये जो है वो टॉप 50 कंपनी का ये कॉम्बिनेशन है। और ये नेशनल निफ्टी को निफ्टी बोल लेते हैं या नेशनल निफ्टी बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया सेंसेक्स, जो कि आपका बीएससी को ये इंडिकेट करता है। इसमें जो 30 टॉप कंपनी का ये कंपैरिजन है, और इसका सेंसिटिविटी इंडेक्स की बात करता है कि आपका सेंसेक्स है। तो ये आपका क्लियर हो गया मार्केट इंडाइसेस। अब हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस की। सेक्टोरल इंडाइसेस क्या होता है? तो अलग अलग सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसको कंप्राइज करके जो एक इंडाइसेस बनता है उसको बोलते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस। मान लेते हैं कि बैंक की है तो बैंक निफ्टी हो गया, अगर आईटी सेक्टर की है तो आईटी निफ्टी हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेक्टोरल इंडाइसेस आर जनरली आर द रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर एंड दस इंक्लूड स्टॉक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर ओनली। यानी कि उसी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है उसको कंबाइन करके जो इंडाइसेस बनता है उसी को बोलते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस। तो चलिए इसको यहाँ पे एग्जांपल में जाकर के देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम आ गए एग्जांपल में। देखिए अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करूं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी ऑटो दिख रहा होगा, यानी कि जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है ये सब आपको देखिए, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्णा इंडस्ट्री, भारत फोर्ज, ये सब जितने भी ऑटो सेक्टर की है। तो निफ्टी ऑटो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर की कंपनी है। और अगर बात करते हैं तो आज के दिन अगर इसने तो 0.69% से ये नेगेटिव गया है। और अगर बात करते हैं तो 25,092.30 पे जाकर के ये बंद हुआ है। तो आज का दिन ये नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो रेड कलर में नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम अगर रेड कलर में नजर आ रहा है तो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा? नेगेटिव रहा। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करते हैं तो निफ्टी आईटी मतलब आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब है, जैसे कोफोर्ज लिमिटेड, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी, एलएनटी माइंडट्री, ये सब जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हो सब जो है वो पॉजिटिव चेंज में है। तो इसका जो पॉजिटिव चेंज है वो यहाँ पे देख सकते हो 0.67% से पॉजिटिव चेंज है, जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्टोरल इंडाइसेस, जो कि अलग अलग सेक्टर, और भी सेक्टर है यहाँ पे एक बार आप मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फिन सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, एनर्जी, इंफ्रा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये सब जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस है ये सब अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको ये बताते हैं कि कैसा उस सेक्टर की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उससे आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप बैंक सेक्टर को देखना चाहते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो सेक्टोरल इंडाइसेस में जो निफ्टी बैंक है उसको जाकर के देख सकते हो, निफ्टी पीएसयू बैंक को जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पीएसयू बैंक का अगर हाल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आज के दिन 1.14% से नेगेटिव गया, यानी कि बैंक का जो मैक्सिमम है वो सब नेगेटिव में गया। तो देखिए सब जो है आपको रेड में नजर आ रहा है, यानी कि सब के सब जो है वो नेगेटिव में गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्टोरल इंडाइसेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला बात करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। पहले हमने पढ़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब हम पढ़ रहे हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर फ्रीली फ्लोटेड इनटू मार्केट प्राइस बाय शेयर। देखिए अगर मैं बात करूं टोटल, मान लेते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर का जो शेयर है वो टोटल शेयर मान लेते हैं वो 1000 है। टोटल शेयर एक मिनट के लिए अभी मान लेते हैं कि 1000 है टाटा मोटर्स का शेयर, लेकिन जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है मान लेते हैं वो 100 ही शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है, और 900 शेयर जो है वो टाटा मोटर ने अपने पास रखा है, उसको आईपीओ के दौरान बाहर नहीं लाए। तो ये जो 100 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, अगर इसका प्राइस मान लेते हैं अभी मार्केट प्राइस जो टाटा मोटर का है वो 100 रुपया है, तो इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा वो 100 इंटू 100, यानी कि जो मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है जितना शेयर फ्लोट है, फ्री है ट्रेड होने के लिए, और अभी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो इसका अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं फ्री फ्लोट के केस में तो इसका 10,000 है। लेकिन वहीं अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी बात करते हैं तो वो हो जाएगा 100 इंटू 1000, क्योंकि इसका टोटल शेयर जो है वो 1000 है। तो 1000 इंटू 100 आपका जो हो गया वो हो गया 1 लाख। तो यानी कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हो गया आपका 1 लाख।
लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो आपका हो गया 10,000 का फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो आपको ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब अभी जो इसका प्राइस चल रहा है उसके बाद जितना इसका शेयर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिलता है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो जितना भी शेयर है, चाहे वो ट्रेड हो रहा है या फिर प्रमोटर के पास रखा हुआ है, उसको टोटल मिला करके और जितना मार्केट कैपिटल अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं मार्केट कैप। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं प्रमोटर प्लेजिंग शेयर, यानी कि प्रमोटर जो होता है वो अपने शेयर प्लेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर टेक्स अ लोन अगेंस्ट शेयर हेल्ड बाय देम, यानी कि लोन लेने के लिए अलग अलग है। कोई सोने पर लोन लेता है, कोई अपनी जमीन बेच गिरवी रख के लोन लेता है, कोई घर पे लोन लेता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेता है। लेकिन प्रमोटर जो कि कंपनी का मालिक है, उसके पास मान लेते हैं कि कंपनी के टोटल जो शेयर है उसमें से 50% का स्टेक इसके पास है। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल जो शेयर है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल शेयर किसी कंपनी का मान लेते हैं 100 है और प्रमोटर के पास इसका जो है वो 50 शेयर प्रमोटर के पास है। तो ये 50 में से ये चाहे तो 50 शेयर या तो चाहे तो 10 या 20 या 30 जितना भी मानो, ये गिरवी रख सकता है ब्रोकर के पास और वहां से वो लोन ले सकता है। इसी को बोलते हैं प्लेज करना, यानी कि ये शेयर जो है वो इसके ऊपर लोन ले रहा है, इसी को बोलते हैं शेयर प्लेजिंग। तो आपको क्लियर हो गया, ये लोन लेने का एक तरीका है जो प्रमोटर इसमें लोन लेता है। ठीक है, आप भी लोन ले सकते हो, अगर आपके अकाउंट में अगर शेयर पड़े हुए हैं तो ब्रोकर आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके लोन देता है। ठीक है, तो आपको भी मिल सकता है, आप देखोगे एंजल वन जीरोधा में तो वहां पे भी आपका दिखता है कि आप प्लेज करके आप जो है वो लोन ले सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला जो है वो लॉट साइज। लॉट साइज आखिर होता क्या है? तो लॉट साइज का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी ब्राउट और सोल्ड इन अ मल्टीपल देयर। देखिए, अगर मैं बात करूं लॉट शेयर का, तो लॉट शेयर को सिंपल समझ लो कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो होता है उसी को या तो आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, उसको बोलते हैं लॉट। और अगर हम बात करते हैं कैश सेगमेंट में तो एक का लॉट शेयर होता है, और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो 75 का लॉट्स होता है। यानी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो निफ्टी 50 में तो आपको कम से कम निफ्टी 50 जो है वो 75 शेयर लेने पड़ेंगे। निफ्टी 50 का जो इकाई है वो 75 लेना पड़ेगा। इससे कम आप सोच रहे हो कि मैं एक ले लूं निफ्टी 50 का और उस पर ट्रेड करूं, तो आप नहीं कर सकते। इसी का लॉट बना हुआ है 75 का, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 75 लेना पड़ेगा, या तो इसी के मल्टीपल में 75 को 2 गुना कर लो 150 हो गया, या आप 3 गुना कर लो, उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं निफ्टी का एक शेयर लेकर के, एक शेयर नहीं हो क्योंकि निफ्टी तो अपना इंडाइसेस है, तो एक इकाई लेकर के ट्रेड कर लो, तो वो नहीं होता, आपको लॉट में लेना पड़ेगा। लॉट आप समझ गए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जिसको खरीदा या बेचा जाता है या उसके मल्टीपल में खरीदा या बेचा जाता है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं तो आईपीओ, आपने बहुत सुना होगा आईपीओ क्या होता है। आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अभी जो है वो एक्जिको का आईपीओ आया, उसके बाद बहुत सारे चाहे जोमेटो का आईपीओ आया, फिर पेटीएम का आईपीओ आया, और भी बहुत बहुत कंपनी है, जैसे ओयो का आईपीओ होने की अभी बात चल रही है, टाटा सन्स की बात चल रही है कि वो भी अपना आईपीओ ला सकता है। और दूसरा हो गया ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो जब कंपनी प्राइवेट है, पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी है, अब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए आ रही है, तो वो अपना आईपीओ लाएगी, यानी कि वो अपना शेयर जो है वो प्राइमरी मार्केट में लाएगी और वहां से जो है वो इन्वेस्टर जितने भी हैं वो खरीदेंगे। इसको बोलते हैं आईपीओ। ये कंपनी जो है वो अपना आ रही है मार्केट में और अपना आईपीओ लेकर के आई। अब दूसरे केस में होता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो प्रमोटर के पास अपना शेयर बचा हुआ है, वो अगर प्रमोटर बेचना चाहता है, कोई कंपनी में एक प्रमोटर तो होता नहीं है, एक मालिक तो होता नहीं है, बहुत कम रेयर केस में है, बहुत कंपनी में बहुत बहुत मालिक होते हैं, 4 5 6, तो बहुत ऐसे जो मालिक होते हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ अपना शेयर बेचें या फिर पूरा शेयर ही बेच दें, तो उसको बोलते हैं, जो प्रमोटर अपना शेयर बेचता है उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। इसको यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। इन एन आईपीओ फ्रेश शेयर आर इशूड आउट ऑफ अनइशूड कैपिटल, इन ओएफएस शेयर आर इशूड आउट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग। देखिए, इसमें जो वो अनइशूड कैपिटल से शेयर को जो है वो इशू किया जाता है, और इसमें जो वो प्रमोटर के पास जितनी होल्डिंग है उसमें से ही शेयर को इशू किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से कि क्या है इसका। ठीक है, तो ये देखिए, मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो है वो ऑथराइज कैपिटल जो है वो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख का है। ठीक है, इसमें से इशूड कैपिटल जो है वो 30,000 का है, और अनइशूड कैपिटल की बात करते हैं तो वो 70,000 का है। तो अनइशूड कैपिटल पे जो हम लेकर के आएंगे, इसको जो शेयर बनाएंगे और पहली बार मार्केट में लिस्ट होने आएंगे, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। इसमें किसी भी प्रमोटर की होल्डिंग से कोई भी शेयर नहीं जा रहा है, अलग से शेयर बनाया जा रहा है अनइशूड कैपिटल से, उसके बाद इसको मार्केट में लाया जा रहा है, इसको बोलते हैं आईपीओ। लेकिन ये जो इशूड कैपिटल है जिसमें प्रमोटर है और भी अदर कोई है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं या बड़े बड़े जो जो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं, उन सबकी बात कर रहे हैं इधर में, तो प्रमोटर के पास मान लेते हैं कि 20,000 का जो है वो कैपिटल है। तो अगर ये प्रमोटर चाह रहे हैं कि हम अपने शेयर को बेचें, तो उसको बोलते हैं ओएफएस, यानी कि प्रमोटर अगर अपने शेयर को बेचना चाहता है तो उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। और अगर अनयूज्ड कैपिटल से अगर कोई शेयर बेच रहा है, ये कंपनी चाह रही है बेचना,
तो उसको बोलते हैं आईपीओ। तो ये आपका क्लियर हो गया, तो ये आपका एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। तो एफपीओ होता है जब आईपीओ आ जाता है किसी कंपनी का और कंपनी फिर से चाहती है अनइश्यूड कैपिटल को आईपीओ एक बार और लाना चाहती है, तो उसको आईपीओ फिर से नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलेंगे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। व्हेन अ लिस्टेड कंपनी कम्स अप विद अनदर राउंड ऑफ फ्रेश फंडिंग ऑफर, इट इज नोन एज एफपीओ, इट आल्सो नोन एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोल लो या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर बोल लो। मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स जो है वो अभी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसके पास अभी और नया फ्रेश फंडिंग उठाने के लिए अपना और जो है वो अनयूज्ड कैपिटल का शेयर लाना चाह रही है मार्केट में, तो क्या वो आईपीओ लाएगी? नहीं। अब जो वो लाएगी उसको बोलेंगे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो एक बार कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ जाती है, उसके बाद फिर से चाहती है कि वो फंडिंग उठाए, फ्रेश फंडिंग उठाना चाहती है अनयूज्ड कैपिटल से, तो उसको जो फिर से वो उठाती है मार्केट से, उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। आई होप ये क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं 59 पॉइंट है वो बुक वैल्यू। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी कंपनी का बुक वैल्यू ये है, तो बुक वैल्यू का आपका समझ में नहीं आता होगा कि बुक वैल्यू होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे टाटा मोटर्स में यहाँ पे दिया हुआ है बुक वैल्यू है 255 रुपया, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बुक वैल्यू होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इससे क्या समझे हम। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं कि इससे क्या समझ में आता है बुक वैल्यू। तो देखिए बुक वैल्यू होता है, उसका होता है फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। देखिए मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स जो है इसके पास टोटल एसेट्स, अगर एसेट्स की बात करते हैं तो टोटल इसके पास है वो 1000 है, ठीक है, 1000 इसके पास टोटल एसेट्स है। और लायबिलिटी मतलब उधार देना है, इसको मान लेते हैं कि 500 रुपया अपने जो है वो उधार देना है इसको, और इसका जो टोटल शेयर है, इसका टोटल शेयर मान लेते हैं कि 100 है। तो इस केस में इसका जो बुक वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो इसका जो टोटल एसेट्स है इसमें अगर हम लायबिलिटी को घटा देंगे तो 1000 में से 500 घटाएंगे तो इसके पास बचेगा कितना, 500 बचेगा, और 500 को टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड करेंगे तब इसके पास कितना आएगा, तो 5 रुपया जो आया इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। यानी कि पर शेयर पे अगर इसके पास एसेट्स की बात करते हैं वो कितना है तो उसको बोलते हैं ये बुक वैल्यू। यानी कि मान लेते हैं कि आज अगर कोई कंपनी जो है, ये कंपनी जिसका हमने एग्जांपल लिया, 1000 रुपया इसका टोटल एसेट्स और 500 रुपया इसका लायबिलिटी और टोटल नंबर ऑफ शेयर इसका जो है वो 100, तो बुक वैल्यू हमें बताता है कि कंपनी अगर आज ये बिक जाती है तो आज बिकने पे अगर मेरे पास इसका 10 शेयर है तो मुझे इससे कितना पैसा मिलेगा, इसके पास कितना जो है वो एसेट्स है जिसके हिसाब से मेरे पास अगर 10 शेयर है इसके तो कितना पैसा मिलेगा। तो अगर हम एक शेयर की बात करते हैं तो 5 रुपया मिल रहा है, तो 10 शेयर पे मुझे कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। तो यानी अगर आज ये कंपनी दिवालिया हो जाती है, अगर आज ये कंपनी बिक जाती है तो सभी उधार चुकाने के बावजूद मुझे जो 10 शेयर है मेरे पास मुझे मिलेगा 50 रुपया इस कंपनी से, इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। तो किसी कंपनी का बुक वैल्यू अगर बहुत अच्छा ज्यादा है और आपका स्टॉक प्राइस के आसपास है तो बहुत बढ़िया है, और अगर उससे कम है तो ये खराब माना जाता है, ठीक है। तो इस केस में मैंने जैसे अभी आपका टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेकर के बताया, यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू इसका कितना है 255 रुपया है और इसका अभी प्राइस कितना चल रहा है 662 रुपए चल रहा है। तो अगर टाटा मोटर्स अभी दिवालिया हो जाती है और बिकती है तो अगर आपके पास एक शेयर है तो 255 रुपया आपको इसके कंपनी के बिक जाने के बावजूद 255 रुपया आपको एक शेयर पे मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी हाल में मिलेगा। इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं मर्चेंट बैंकर। आपने नाम सुना होगा, आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा, वहां पे नाम सुना होगा, जब आईपीओ का प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं तो वहां पे सुनते हैं। मर्चेंट बैंकर आखिर होता क्या है, तो देखिए मर्चेंट बैंकर का काम क्या है। मर्चेंट बैंकर हेल्प इन द इंटायर आईपीओ प्रोसेस ऑलमोस्ट लाइक अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मर्चेंट बैंक जनरली परफॉर्म मेजर ऑफ टू फंक्शन, मर्जर एंड एक्वाजिशन, फंड रेजिंग। देखिए मर्चेंट बैंकर जो होते हैं वो आईपीओ को प्रोसेस करते हैं और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी है और आप इसको आईपीओ लाना चाह रहे हो, लिस्टिंग होना चाह रहे हो, तो आप ऐसे थोड़ी है कि सीधा सेबी को जाकर के बोलोगे। उसके लिए आप किसी मर्चेंट को कांटेक्ट करोगे और वो जो होगा आईपीओ लाने का जितना भी प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से काम करेगी। ये मेनली दो काम करती है, पहला काम करती है मर्जर एक्वाजिशन का और दूसरा काम करती है फंड रेजिंग का। तो जो आईपीओ आता है उसमें फंड रेजिंग होता है, तो ये आपका मर्चेंट बैंक जो होती है वो आईपीओ का सारा प्रोसेस करती है। और अगर दूसरा केस में करते हैं तो मर्जर एंड एक्वाजिशन, यानी कि दो कंपनी अगर एक साथ मिल रही है या फिर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद रही है तो उसमें भी मर्चेंट बैंकर जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब इसको स्मूथली फंक्शन करवाने में काम आते हैं। तो ये मर्चेंट बैंक का काम हो गया, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला है प्राइस बैंड। ये आपका दिखेगा जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, वहां पे आपको दिखने को मिलेगा। तो प्राइस बैंड इज अ प्राइस रेंज गिवन टू द इन्वेस्टर टू अप्लाई फॉर शेयर। द मिनिमम प्राइस एट व्हिच वी कैन बिड फॉर द शेयर इज नोन एज द लोअर बैंड, while the upper band as the we can bid for the share is known as the upper band। यानी कि देखिए अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है तो ऐसा थोड़ी है कि आईपीओ लेकर के आ रही है तो वो किसी फिक्स वैल्यू पे लेकर के आएगी। मान लेते हैं कि डीमार्ट अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, यहाँ पे केस में जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, तो डीमार्ट अपना आईपीओ लेकर के आ रही है तो इसने प्राइस बैंड रखा 290 रुपए से 300 रुपए के बीच में। यानी कि आप 290 रुपए से 300 रुपए के बीच में जब आप अप्लाई करोगे इसके आईपीओ के लिए तो इस बीच में किसी भी प्राइस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया 299 रुपए पे यहाँ पे, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बात की बात है,
अभी आपको बस अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए ये प्राइस बैंड दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं। जो सबसे कम प्राइस बैंड है इसको बोलते हैं लोअर बैंड, और जो सबसे ज्यादा प्राइस बैंड है इसको बोलते हैं अपर बैंड। इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं और इसको फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। अब बात आती है कि फिर कौन सा प्राइस पे अप्लाई करने पे ज्यादा चांसेस होता है मिलने का। तो ये डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइब हुआ है, जो सबसे ज्यादा जो आईपीओ में बोली लगाई गई है, वो कितने प्राइस पे लगाया गया है। अगर सबसे ज्यादा जो है वो 299 रुपए पे लगाई गई है बोली, तो 299 रुपए पे अगर आपने भी लगाया तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी चाहेगी कि मैं 300 रुपए वाले को दूं, ऐसा नहीं होता। जिसपे सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है उसी पे आपका जो है जब ये ओपन होता है तो उसी पे मिलता है जिसपे सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है। तो ये जो प्राइस बैंड है 290 रुपए से लेकर के 300 रुपए के बीच में, इसी को बोलते हैं प्राइस बैंड, जो कि आईपीओ के टाइम पे कंपनी देती है। अब ये नहीं कि सारी कंपनियां प्राइस बैंड देती है, कुछ कुछ कंपनियां फिक्स प्राइस रखती है। यानी कि कोई कंपनी है, मान लेते हैं वो 290 रखी, तो उसका जो है वो फिक्स प्राइस हो गया, 290 रुपए पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर 200 उससे कम या ज्यादा करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कंपनियां हैं वो आपको प्राइस बैंड देती है 290 से 300, जैसे डीमार्ट के केस में। तो ये क्लियर हो गया। अब अगला बात करते हैं 52 नंबर का, बुक बिल्डिंग इशू। यानी कि बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कंपनी ए है, कोई कंपनी जो है वो ए है, वो अपना आईपीओ लेकर के लाना चाहिए। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा आईपीओ आने का, क्योंकि आईपीओ आएगा तो वो शेयर जो है वो लिस्ट करना पड़ेगा और उससे उस कंपनी को पैसा मिलेगा। तो आखिर उस पैसे को लेने के लिए कोई ना कोई तो रीजन होगा स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए। तो बुक बिल्डिंग इशू एक रीजन होता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए। इससे क्या होता है, कंपनी जो वैल्यूएशन अगर प्राइवेट में 500 करोड़ है, तो उसका लिस्टिंग होने के बाद उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही एक्सटेंसिवली बढ़ जाता है। 500 करोड़ से 5000 करोड़ भी हो सकता है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो वो घट भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ये बढ़ता ही है। क्योंकि जो होता है वो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा आपका जो है वो बुक बिल्डिंग बढ़ेगा और कंपनी का जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्व भी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा वैल्यूएशन की रहेगी कंपनी उतना ज्यादा इसका महत्व रहता है। तो देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ एन इशू वेयर द प्राइस रेंज इज डिसाइडेड बाय द कंपनी एंड द इन्वेस्टर आर अलाउड टू बिड फॉर द प्राइस विद इन द गिवन रेंज। द कंपनी देन फाइनलाइज द इशू प्राइस बेस्ड ऑन द सर्टेन पैरामीटर। देखिए, अगर मैं बात करूं बुक बिल्डिंग इशू की, तो बुक बिल्डिंग इशू के मामले में यही है कि बहुत ऐसी कंपनियां होती है जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका चूंकि प्राइवेट में वैल्यूएशन उतना अच्छा खासा नहीं मिल रहा, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है अपना जो इमेज को बढ़ाने के लिए, अपना जो है वो बुक की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इस कंपनी का जो होता है वो इसका जो ब्रांड वैल्यू ये भी बढ़ता है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। इसलिए बुक वैल्यू इसका जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बुक बिल्डिंग इशू होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, अगला होता है प्रोस्पेक्टस। आईपीओ के समय जो कंपनियां जारी करती है जितना भी डेटा होता है वो आप एक देख रहे हो, बहुत सारा पेज होता है, 50 पेज, 100 पेज, 150 पेज तक का भी जारी करती है, जो आईपीओ के टाइम में आपको बोलते हैं रेड हेरेंट बुक। तो उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसमें आईपीओ से रिलेटेड सारे चीज एक टू एक आपका लिखा होता है और वो आप पढ़ सकते हो। इट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट वेयर इन ऑल मेजर डिटेल ऑफ द कंपनी विल बी मेंशन। यानी कि कंपनी के बारे में माइनर और मेजर सारी डिटेल लिखी होती है, ताकि आप उस कंपनी के बारे में समझ सको, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी मार्केट कंडीशन क्या है, कंपनी कितने पे आईपीओ लेकर के आ रही है, उसका प्राइस बैंड क्या है, सब के सब आपको प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। जैसे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, कॉलेज के बारे में पूरी तरीके से बताते हैं, वैसे ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस उस कंपनी के बारे में बताता है, आईपीओ लाने के रीजन के बारे में बताता है, ऑल टू ए टू जेड बताता है। उसको पढ़ करके आप समझ सकते हो प्रोस्पेक्टस के बारे में, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला है आपका 54 नंबर का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। यानी कि आईपीओ या प्राइमरी मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है, जहां पे आईपीओ आता है। द टैप मार्केट लार्जर एरिया, फोस्टर कॉम्पिटिटिव प्रेशर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, बेटर डिस्क्लोजर। देखिए, इसके 4 फायदे हैं। पहला है कि मार्केट जो होता है वो बहुत बड़ा खुल जाता है, क्योंकि प्राइवेटली जो है इसकी कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे ही आईपीओ आता है अब पूरे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि ये फॉरेन इन्वेस्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये मार्केट का लार्जर एरिया को टैप करने में काम करता है। दूसरा बात करते हैं तो फोस्टर कॉम्पिटेटिव प्रोसेस, यानी कि दूसरे जो उसी के सेक्टर के जो और भी कंपनी है उससे इसका कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ता है और अच्छा इसका परफॉर्म करता है। तीसरे की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। पहले जब ये प्राइवेट कंपनी है तब कंपनी का ओनर कोई एक है या फिर 5-6 लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो अगर आपके पास एक शेयर भी है उस कंपनी का तो आप भी उस कंपनी का ओनर हो, तो ओनर जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है। अगला अगर बात करें तो बेटर डिस्क्लोजर। इससे क्या होता है, कंपनी के बारे में अच्छा खासा डिस्क्लोजर पता चलता है कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, आने वाला फ्यूचर क्या है, कंपनी कैसा मार्केट कंडीशन से गुजर रही है। क्योंकि सेबी जो कि आपकी रेगुलेटरी बॉडी है ये इंडियन स्टॉक मार्केट की, उसका एक सख्त नियम है कि ये डिस्क्लोजर है वो जारी करना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो जारी करना पड़ता है, जिससे सारे देश वालों को पता चलता है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं इसमें, जो भी ओनर है, जिसने भी इसमें अपना स्टॉक लिया उसको पता चलता है कि कैसे कर रही है परफॉर्म कंपनी, कंपनी में क्या बैड कंडीशन चल रहा है, क्या गुड कंडीशन चल रहा है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला जो है वो 55 पॉइंट है, अंडर राइटर। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, an institution which subscribe for the difference between the minimum subscription and actual subscription of share at least 90% of the issue share should be subscribed for by the investor। देखिए, अंडर राइटर का काम होता है
जो बच गए हैं शेयर उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब मतलब होता है खरीद लेना। जैसे कोई कंपनी ए है, वो अपना आईपीओ लेकर के आई, मान लेते हैं कि उसने जो है वो 1000 शेयर का आईपीओ लेकर के आई, और टोटल जो है वो उसमें से 900 शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो पाए, ठीक है, यानी 900 शेयर जो है वो इन्वेस्टर के द्वारा खरीद लिए गए। तो अब जो 100 शेयर बच गया, इसको कौन खरीदेगा? तो इसको खरीदने का काम करेगा अंडर राइटर, ठीक है। अंडर राइटर बैंक भी होता है, एनबीएफसी भी होता है, तो वही सब लोग खरीदने का काम करते हैं, इसी को बोलते हैं अंडर राइटर। लेकिन इसमें एक कंडीशन मस्ट है, अगर कोई आईपीओ आ रहा है तो 90% मिनिमम जो शेयर है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। यानी इन्वेस्टर जो है वो रिटेल हो गया, एचएनआई हो गया, या फिर आपका क्यूएनआई हो गया, या फिर आपका एफआईआई, ये सब मिला करके 90% जो है वो शेयर खरीदना चाहिए, तभी कोई आईपीओ जो है वो लिस्ट हो सकता है। मान लेते हैं कि ए जो है वो उसका 1000 शेयर है, जिसमें से 500 शेयर ही इन्वेस्टर खरीदे, तो इस केस में ये आईपीओ जो है वो लिस्ट नहीं होगा, वापस से पैसे सबके लौटा दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से 90% शेयर यानी कि 900 शेयर इसके जो है वो सब्सक्राइब हो गए, खरीद लिए गए, तो जो 10% शेयर बचा, 100 शेयर जो बचा, उसको अंडर राइटर खरीद लेगा, और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 100% का टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया, तो वो आईपीओ आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर राइटर का यही काम है, जो डिफरेंस होता है उसको खरीद लेना, ताकि आईपीओ जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो पाए। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं 56 नंबर के, तो लिस्टिंग ऑफ आईपीओ। तो आईपीओ की लिस्टिंग होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लिस्टिंग होती है वो आईपीओ का स्टॉक मार्केट में होता है, चाहे वो एनएसई पे हो या बीएसई पे हो या दोनों पे हो। तो शेयर गेट लिस्टेड एट 10 AM ऑन डे 1 ऑफ लिस्टिंग, यानी कि सबसे पहले आईपीओ जो होता है उसका डेट आता है, उसके बाद आता है कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, यानी कि आपका 2-4 दिन देता है टाइम, वहां पे आप अप्लाई करते हो। फिर आईपीओ क्लोजिंग डेट आता है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आता है आपका जो है वो अलॉटमेंट डेट, जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपने आईपीओ में जो पैसे लगाए, आपको शेयर अलॉट हुए कि नहीं हुए। उसके बाद आता है रिफंड डेट, जहां पे जिसके जिसके अलॉटमेंट नहीं हो पाए उसके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। जनरली वो अलॉटमेंट डेट और रिफंड डेट एक ही दिन होता है, लेकिन कभी कभी एक दिन आगे पीछे भी हो जाता है। उसके बाद आता है लिस्टिंग डेट। तो लिस्टिंग डेट में होता है कि आईपीओ जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया उसमें, वो आपका स्टॉक मार्केट में कब चढ़ेगा और कब ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होने के लिए ओपन हो जाएगा, जिस दिन से आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो, उसी को बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ आईपीओ। और ये 10 बजे लिस्टिंग होता है, डे ऑफ लिस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा जो है लास्ट पॉइंट है, उसकी बात करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए, क्राइटेरिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और 90% ऑफ द आईपीओ, यानी कि आईपीओ आने के लिए कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होना चाहिए, तभी कोई भी शेयर का आईपीओ जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि इसके 4 प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, 290, 291, 295 और 300। ये 4 पे जो है वो सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कि इन्वेस्टर जो है, कोई कंपनी है अपने आईपीओ लेकर के आई, जिसमें से कुछ लोगों ने 290 पे सब्सक्राइब किया, कुछ ने 291 पे, कुछ ने 295 पे और कुछ ने 300 पे। और इसमें से जो नंबर ऑफ बिड आया, वो 5 ऐसे जो है वो 290 पे सब्सक्राइब किए, 3 ऐसे हैं 291 पे, 82 ऐसे हैं जो 295 पे, और इसमें से अगर हम 10 बात करते हैं तो वो जो है वो 300 पे सब्सक्राइब किए। टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो 100 आया, ठीक है। तो अब इस केस में किसको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा, कौन से प्राइस को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा? तो देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो किसमें है, सबसे ज्यादा 90% किसमें है? तो 90% आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें 82 जो है वो बिड आया। टोटल बिड कितना आना है? टोटल बिड जो है वो 100 आना है, और 100 में से 82 बिड जो है वो 295 में आया। तो 295 पे ये जो 82 जो बिड आया है, ये इन सबको अलॉटमेंट मिल जाएगा, और बाकी जितने भी सब हैं उन सबको रिटर्न कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 290 से 291 का है, इन सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और 300 जिस पे है उन सबको पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा 5-5 रुपए पे, और बाकी जो बचेगा 295 रुपए, इसको भी सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो इन दोनों को जो है वो बहुत कम है, इन सबको रिफंड कर दिया जाएगा, और ये जो है वो इन सबको अलॉट कर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 295 रुपए पे हुआ है, तो प्राइस जो डिसाइड होगा वो 295 रुपया डिसाइड हो गया। और ये जो 300 रुपए पे जिन्होंने सब्सक्राइब करना चाहा, इन सबको 5-5 रुपया जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा, और 295 रुपये पे इन सबको भी अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो होता है वो किसी भी प्राइस बैंड जो आईपीओ आता है, उन सबका प्राइस डिसाइड होता है कि कैसे कौन सी प्राइस पे ये आईपीओ खुलेगा। ऐसा नहीं कि अगर ये 290 से लेकर के 300 पे आ गया तो 300 वालों को ही मिलेगा या फिर 290 वालों को ही मिलेगा, जिस पे सबसे ज्यादा अलॉटमेंट ऑर्डर आया उस पे जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर हो गया कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है किसी भी आईपीओ का। 90% सब्सक्रिप्शन जिस पे होता है उसी पे प्राइस आईपीओ आता है, और बाकी सबको रिफंड कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी पूरी आपकी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 2। तो आई होप आपको जितने भी सवाल हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से सब के सब क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जितने भी यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। मार्केट कैप क्या होता है आपको पता चल गया होगा, यहाँ करंट प्राइस क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें ट्रेडिंग करने में। तो ये देखिए, निफ्टी 50 मैंने बता दिया आपको क्या होता है, मैंने आपको बता दिया बीएसई सेंसेक्स क्या होता है, और फिर मैंने बताया आपको कि सेक्टोरल इंडेक्सेस क्या होता है,
उसके बाद मैंने बताया आपको और भी चीजें बताई, जैसे कि आपका आईपीओ क्या होता है, और ये फर्दर पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ये सब जितना भी सब कुछ था मैंने बता दिया। ये सब आपका बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है बेसिक रिलेटेड, वो सब आपको समझ में आ गया। तो आई होप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में पहला ट्रेड कैसे ले, या फिर ट्रेडिंग पूरी तरीके से इसका बेसिक भी समझेंगे, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद एडवांस ट्रेडिंग तक भी समझेंगे, ताकि आप ट्रेडिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ सके और ट्रेडिंग में आप पैसा कमा सके उसमें, क्योंकि ट्रेडिंग में जो होता है बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तब बिना जाने ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस होता है। 90% जो लॉस करते हैं वो ट्रेडिंग में ही करते हैं, क्योंकि आप जो है वो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से आप समझ सकते हो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के बारे में सीखना बहुत जरूरी। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जो अगला आ रहा है वो आ रहा है ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल एफ फॉर फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट्स में प्रो बन सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।